बच्चों, नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है न्यूटन के गति के सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। जो विद्यार्थी हमारे आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हमारे नीट की तैयारी कर रहे हैं, समझ लो मैकेनिक्स का मेन टॉपिक आ चुका है। समझ लो, अब एकदम कान खोल के बैठ जाओ और आंखें भी खोल के, और नोट्स प्रॉपर बनाना, तभी सीख पाओगे। आखिर में नोट्स काम में आते हैं बच्चों। बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ऑडियो नोट्स कैसे बनाए, कुछ नया टर्म है, जानेंगे। तो अभी तक, अच्छा मैं एक कुछ और बात बता दूं कि अभी पहले मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाता हूं। पहले घर्षण की चर्चा नहीं करता, बिना घर्षण का, फिर एक में घर्षण को ले लेता हूं तो घर्षण वाला, तो दोनों को हम देखेंगे। न्यूटन के गति के सिद्धांत, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बातचीत चल रही है बच्चों। कैसे है, क्या है, सब जानते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने अभी वेग पढ़ा बच्चों, वेग पढ़ा, त्वरण पढ़ा, सब पढ़ा, विस्थापन देखा। लेकिन ये वेग क्यों आया, ये त्वरण आया क्यों, इसके पीछे के कारण क्या थे, उन कारकों का अध्ययन हमने नहीं किया, और इस प्रकार का कारक का अध्ययन नहीं किया गया। तो इस प्रकार का अध्ययन आपका शुद्ध गतिकी में आता है। ठीक है, शुद्ध गतिकी में आता है। अब अगर अब कोई बल लगाओगे किसी वस्तु पर, तब वो गति में आएगी, या उसकी गति में परिवर्तन होगा, या उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। तो वह अध्ययन जिसमें हम गति के साथ साथ गति के पीछे के कारक का भी अध्ययन करते हैं, वह डायनामिक्स इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं गतिज विज्ञान कहलाता है। तो आइए इसकी गतिज विज्ञान की और डायनामिक्स की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके आगे की बात करते हैं। वह अध्ययन जिसमें हम गति के साथ साथ उसके कारक के विषय में भी जानते हैं या अध्ययन करते हैं, वह गतिज विज्ञान या डायनामिक्स कहलाता है। तो यह है डायनामिक्स। ठीक, न्यूटन के गति के सिद्धांत हम बच्चों डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। पहले ये परिभाषा लिखो फटाक से। टॉपिक देखो, लिखो न्यूटन की अभियांत्रिकी, माफ कीजिए न्यूटन की यांत्रिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, यांत्रिकी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो क्या है न्यूटोनियन मैकेनिक्स? न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण में संबंध देखते हैं, या हम किसी वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं जब वस्तु का आकार निश्चित होता है और वह प्रकाश के वेग से कम वेग पर, काफी कम वेग पर चल रही होती है। दो बातें। पहली बात, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम किसी वस्तु के गति का अध्ययन कर रहे होते हैं, बलों के साथ साथ गति का अध्ययन करते हैं। पहली बात क्या होनी चाहिए? वस्तु का आकार बहुत छोटा, बहुत छोटा मतलब परमाणु में उपस्थित मूलभूत कण के आकार के बराबर ना हो, बहुत छोटा ना हो। बहुत छोटा मतलब सब एटॉमिक लेवल नहीं हो, पहली बात। तथा वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम हो, प्रकाश के वेग से बहुत कम हो। तो ऐसा अध्ययन
हम इसमें क्या करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, पहले कब एप्लीकेबल है ये जान लो, जब वस्तु का आकार बहुत छोटा ना हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बोसॉन, पॉजिट्रॉन इनके साइज का ना हो, सब एटॉमिक लेवल का ना हो। पहली चीज ये होनी चाहिए वस्तु का आकार बहुत छोटा ना हो, वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम हो, नॉट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो। तो बेटा हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, पहले से नोट करो, फिर इसके आगे की बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, देखो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम न्यूटन के गति के सिद्धांत के अनुसार वस्तु बलों के प्रभाव में किस प्रकार गति करती है, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी कि न्यूटन की यांत्रिकी में पढ़ते हैं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं ये समझना जरूरी है। तो बलों के प्रभाव, न्यूटन के न्यूटन न्यूटन के रह गया यार, न्यूटन के गति के सिद्धांत तो का प्रयोग करके वस्तु बलों के प्रभाव में किस प्रकार गति करती है, इसका अध्ययन बच्चों किस पे करते हैं, न्यूटन की अभियांत्रिकी में यांत्रिकी में करते हैं, यांत्रिकी में करते हैं। ठीक है। अब अगर वस्तु का आकार बहुत छोटा हो गया तो हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो न्यूटन की अभियांत्रिकी वैध नहीं रहती। अगर वस्तु का आकार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साइज का हो गया तो न्यूटन की अभियांत्रिकी, माफ कीजिएगा न्यूटन की यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स वैध नहीं रहती। जब वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के करीब आ जाता है तब भी न्यूटन की यांत्रिकी वैध नहीं रहती। तब हम सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ते हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ते हैं बच्चों। तब हम इस समय तब भी न्यूटन की हमारी जो यांत्रिकी है वो वैध नहीं रहती। तो ये जानना जरूरी है। अब इसके बाद बल 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 की बातचीत हो रही है, तो बल क्या है जानते हैं, पहले इतना नोट करो बच्चों आप लोग। तो बच्चों अब हम जानते हैं कि बल क्या होता है यार अपना, ये क्या है ये बल। तो आपने पढ़ा होगा कि खींचना या फिर दबाना ये बल है। क्या वास्तव में ये बल है? चलो उदाहरण से समझते हैं प्यारे बच्चों कि मान लो एक ट्रक है 5000 kg का, आपने इस पे फोर्स लगाया, हिला जनाब? बिल्कुल नहीं हिला। तो क्या आपने फोर्स नहीं लगाया? क्या आपने बल नहीं लगाया? बिल्कुल बल लगाया। तो बल वह बाह्य कारक है, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गति की अवस्था में लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। पहली परिभाषा समझ में आई? आसान है। अब देखो आगे। अब मान लो ये ट्रक बच्चों आपका जो था ये गति में है। यहां पर ध्यान से देखें, ये ट्रक जो है आपका गति में है,
5000 केजी का या 500 केजी कह लो या 5000 कह लो, 5000 कह लिया भाई साहब, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति में आपने पैर लगा के रोकने की कोशिश करी। भाई साहब आप हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे, गलती से भी कोशिश मत करना। तो आपने गति की अवस्था से विराम अवस्था में लाने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास विफल रहा। तो आप मुझे बताइए बच्चों, क्या आपने फोर्स नहीं लगाया, क्या आपने बल नहीं लगाया, क्या आपने पुश नहीं किया, दबाव नहीं डाला? बिल्कुल डाला। तो क्या, लेकिन अगर ये होता 5 ग्राम का ट्रक 50 किलोमीटर से चल रहा होता प्रति घंटे की रफ्तार से, अरे आप पैर के अंगूठे से रोक लेते आराम से। तो यही बात है, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु को गति की अवस्था से विरामावस्था में लाता है या लाने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। प्रयत्न करता है, बल वह बाह्य कारक है। अब मेरे हाथ में बच्चों थी फोम का टुकड़ा था, आराम से ऐसे दबाया, बहुत आसानी से दब गया। आपने मेरा काम करने का तरीका देखा, आपने क्या गए घर पे लेके गए, ईंट लेके दबा दी, शेप चेंज होगी पर उंगलियों की, ईंट की शेप में कोई चेंज नहीं आया। मतलब क्या है कि ना तो वस्तु कहीं चल रही है, ना गति की अवस्था में, ना आपकी मतलब विराम अवस्था में है, लेकिन ना तो अवस्था परिवर्तित हो रही है, लेकिन उसकी आकृति परिवर्तित हो रही है। अगर आपने यही काम ईंट के साथ किया तो उस परिस्थिति में ईंट का आकार तो नहीं बदला। अगर ईंट का आकार नहीं बदला तो क्या आपने प्रयत्न नहीं किया, तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। तो यह भी एक डेफिनेशन है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। यह है आपका बल बच्चों। अब बल क्या है? बल देखो, ये मैं लगा रहा हूं, ऐसे पुश कर रहा हूं, तो जो वस्तु है और जो सोर्स है उसके बीच की पारस्परिक क्रिया ही बल है। द इंटरेक्शन बिटवीन सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट इज फोर्स। ठीक है। अब बल को हमने आगे डिफाइन किया है बच्चों कि कितने तरीके के बल हैं, किस गुण, उनके गुण के आधार पर हमने बलों को विभक्त किया है, जो हम आगे लेक्चर में जानेंगे। तो अभी के लिए बच्चों मैं इतना ही रखता हूं। आराम से सीखिए, पढ़िए, कहीं कोई दुविधा है कमेंट में पूछिए। ठीक है, अभी मैं चलता हूं। बाय बाय, जय हिंद।